प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के व्याख्यान में हमने प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि की कुछ जानकारी प्राप्त की। हमने ये पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण की जो सामान्य क्रिया लगती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज के अणु का या अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ये सामान्य सी लगने वाली जो क्रिया है, इसकी जो मैकेनिज्म है उसका जब अध्ययन करते हैं तो हमने ये पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि को दो भागों में बांटा जा सकता है, विभक्त किया जा सकता है। इसमें लाइट रिएक्शंस पहली और दूसरी है डार्क रिएक्शंस। पहली जो अभिक्रियाएं हैं उनको प्रकाशिक अभिक्रियाएं और दूसरे प्रकार की है उसको अप्रकाशिक अभिक्रियाएं, डार्क रिएक्शंस का। जो लाइट रिएक्शंस है, जिनको फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, उसमें अपने पूर्व के दो व्याख्यान में एमर्सन इफेक्ट, रेड ड्रॉप, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, पिगमेंट सिस्टम सेकंड, फोटो फॉस्फोराइलेशन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ये सब बातें अपन ने अध्ययन की। और ये जो लाइट रिएक्शंस है, इनके बाई प्रोडक्ट के बारे में अपन ने पढ़ा कि ये तीन बाई प्रोडक्ट है इसके। एक तो लाइट रिएक्शन के जो बाई उत्पाद है उसमें सह उत्पाद है, उसमें ATP, NADPH2 और ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है वो जो प्रकाश संश्लेषण में रिलीज होती है वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से होती है, जो एनवायरनमेंट में मुक्त हो जाती है। पीछे जो ATP और NADPH2 बस बनते हैं, उनका उपयोग CO2 फिक्सेशन में होता है। ये अपने पूर्व के व्याख्यान में मैंने बताया था। आज हम बायोसिंथेटिक फेज है, जो फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म का जो दूसरा भाग है, जिसको अप्रकाशिक अभिक्रियाएं कहते हैं, डार्क रिएक्शंस कहते हैं। यहाँ पे डार्क का मतलब अंधेरा नहीं है, यहाँ डार्क का मतलब ये होता है कि नॉट एसेंशियल लाइट, प्रकाश की अनिवार्यता नहीं होती, ऐसी रिएक्शंस को डार्क रिएक्शंस कहते हैं। इनमें प्रकाश की अभिक्रियाएं, जो अभिक्रियाएं होती है उसमें प्रकाश की अनिवार्यता नहीं होती। ये दिन रात 24 घंटे चलने वाली क्रियाएं हैं। लाइट रिएक्शन केवल डे में होती है, सनलाइट में होती है। जो डार्क रिएक्शन से होती है वो दिन और रात दोनों में चलती है। अब जो बायोसिंथेटिक फेज है, उस बायोसिंथेटिक फेज को C3 साइकिल, डार्क रिएक्शंस अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ब्लैकमैन रिएक्शंस, CO2 रिडक्शन पाथवे, कैल्विन साइकिल, कैल्विन बेंसन बासम साइकिल, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस, पाथ ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस, इन विभिन्न प्रकार के नामों से पुकारा जाता है। इन सब का मतलब एक ही है, बायोसिंथेटिक फेज, डार्क रिएक्शन, C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल। अब कैल्विन साइकिल क्यों कहते हैं? अब जब ये हमें जानकारी प्राप्त हो गई, रूबन एंड कामन ने बता दिया कि फोटोसिंथेसिस से जो रिलीज होने वाली ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं होके फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से होती है। तो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल का निर्माण होता है CO2 के रिडक्शन से, उसका अध्ययन रेडियो एक्टिव आइसोटोप का उपयोग करके कैल्विन, बेंसन एंड बासम नाम के जो वैज्ञानिक थे और उनके सहयोगियों ने 1961 में यूनिसेलुलर एल्गी क्लोरेला और सिंडेस्मस पर एक्सपेरिमेंट किए और उसमें रेडियो एक्टिव कार्बन का उपयोग किया। और एक्सपेरिमेंट करके प्रकाश संश्लेषण में जो कार्बन डाइऑक्साइड का
स्टेबलाइजेशन होता है, फिक्सेशन होता है, ग्लूकोज बनने तक का पूरा जो रास्ता होता है उसमें कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं और उन कंपाउंड में क्या रिएक्शंस होती है और कौन से एंजाइम भाग लेते हैं, ये पूरा मैकेनिज्म को डिस्क्राइब किया। इसके लिए बासम और उसके सहयोगियों को 1961 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। जो डार्क रिएक्शंस हैं, उन डार्क रिएक्शंस का जो जिसको अपन बायोसिंथेटिक रिएक्शंस भी कहते हैं, इनका जो स्पेस है जहाँ पे ये संपन्न होती है वो क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स होता है, स्ट्रोमा। बायोसिंथेटिक और डार्क फेज अकर्स इन स्ट्रोमा और मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट एज ऑल द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस आर प्रेजेंट देयर। यानी जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा होता है या जो मैट्रिक्स होता है उसमें सारे के सारे C3 साइकिल के लिए जो रेस्पॉन्सिबल एंजाइम्स होते हैं वो पाए गए हैं। अब ये जो CO2 का फिक्सेशन होता है वो दो तरीके से होता है, केल्विन साइकिल से होता है और दूसरे कुछ एडेप्टेड प्लांट्स होते हैं उनके अंदर हैच एंड स्लैक साइकिल, जो हैच एंड स्लैक पाथवे के द्वारा होता है, जिनको अपन केल्विन साइकिल को C3 और हैच एंड स्लैक साइकिल को C4 साइकिल कहते हैं। और इसके आधार पे ही एक दूसरा पाथवे, अल्टरनेट पाथवे है जिसको CM मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये जो साइकिल्स जो CO2 फिक्सेशन की होती है उसके आधार पे C3 C4 प्लांट, CM प्लांट्स में प्लांट्स को भी डिवाइड किया गया है, उनको उसी नाम से पुकारते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन द प्रेशर ऑफ ATP, NADPH2 एंड कन्वर्जन टू ग्लूकोज थ्रू द सीरीज ऑफ रिएक्शंस कैटलाइज्ड बाय स्पेसिफिक एंजाइम इज टर्म्ड एज द केल्विन साइकिल। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता है वो ATP और NADPHD के मौजूदगी में वो ग्लूकोज में जो कन्वर्जन होता है वो एक लॉन्ग सीरीज ऑफ रिएक्शंस है जिसमें 17 रिएक्शंस होती है लगभग, और वो डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स के द्वारा रेगुलेट होती है। उस पूरी साइकिल को चूँकि केल्विन, बेंसन और बासम नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको ट्रेस आउट किया था, इसलिए इसके उनको केल्विन साइकिल कहते हैं। इनको C3 साइकिल भी कहते हैं क्योंकि जो फर्स्ट प्रोडक्ट है इसका वो 3 कार्बन का होता है, इसलिए इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। 3 कार्बन का 3 PGA होता है, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। अब ये पूरी जो मैकेनिज्म है बायोसिंथेटिक फेज की, जिसको अपन C3 साइकिल कह सकते हैं, केल्विन साइकिल कह सकते हैं, ये जो केल्विन साइकिल और फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन पाथवे है इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 फेजेस। 3 फेज में भी इसको डिवाइड करते हैं, 4 फेज में भी डिवाइड करते हैं। कार्बोक्सिलेशन फेज, रिडक्शन ऑफ PGA, सिंथेसिस ऑफ हेक्सोजेज एंड रीजनरेशन ऑफ RUDP। 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं और 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मेन जो फर्स्ट फेज है वो है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा जैसा सामने स्लाइड में दिखाई दे रहा है ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल रिडक्शन फेज, और तीसरा है वो रीजनरेशन ऑफ RUBP, रीजनरेशन ऑफ RUBP। ये जो 3 फेज है इनमें फर्स्ट फेज है कार्बोक्सिलेशन फेज। कार्बोक्सिलेशन फेज में सबसे पहले जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियों में RUMP, राइबुलोज मोनो 5 फॉस्फेट, राइबुलोज 5 मोनोफॉस्फेट RUMP नाम का 5 कार्बन की शुगर मौजूद होती है, जो लाइट रिएक्शन में बनी हुई ATP के साथ में फ्यूज होके RUBP, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट का निर्माण करती है। और एंजाइम यहाँ पे काम आता है फॉस्फोपेंटोकाइनेज। ये RUBP है वो इनिशियल कंपाउंड है, सबसे पहले RUBP है जिसका नाम है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट या राइबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट।
ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल के साथ कार्बोक्सी म्यूटेज एंजाइम के साथ क्रिया करके 3 PGA 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है जो 3 कार्बन का होता है, इसलिए इसको C3 साइकिल कहते हैं। ये पूरी जो कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस है ये एक विशेष प्रकार के एंजाइम के द्वारा, एंजाइम कॉम्प्लेक्स के द्वारा रेगुलेट होती है। उसको सामान्य भाषा में शॉर्ट में कहते हैं रूबिस्को। RUBISCO रूबिस्को, जिसका फुल फॉर्म होती है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। रूबिस्को carboxylation process is regulated by complex of enzymes called namely rubisco. Rubisco means ribulose 1,5 bisphosphate carboxylase oxygenase। ये फर्स्ट प्रोसेस होती है बायोसिंथेटिक फेज की C3 साइकिल की। सेकंड फेज है रिडक्शन ऑफ PGA। रिडक्शन ऑफ PGA में क्या है कि जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो ATP के साथ में क्रिया करके फॉस्फोग्लिसरिक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदलता है। 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो NADPH2 के साथ क्रिया करके एंजाइम यहाँ पे काम में आता है ट्रायोज फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। ये 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में 3 PGL में बदल जाता है और NADP और फॉस्फोरिक एसिड ये इसके बाई प्रोडक्ट होते हैं। ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है 3 PGL जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं 3 PGL, ये जो 3 PGL है ये ट्रायोज शुगर है, एल्डिहाइड शुगर है। इसके कुछ मॉलिक्यूल्स अपने आइसोमर जिसको अपन कहते हैं समावयव ये DHAP में 3-DHAP में रूपांतरित हो जाते हैं। 3-DHAP का मतलब क्या है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, 3-डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये DHAP है वो कीटोन शुगर है, ट्रायोज शुगर है, और PGL है वो एल्डिहाइड शुगर है। ये दोनों आइसोमर है। ये ट्रायोज आइसोमरेज ट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में 3 PGL के कुछ मॉलिक्यूल 3-DHAP में बदल जाते हैं, अपने आइसोमर में रूपांतरित हो जाते हैं। तीसरी जो रिएक्शंस होती है वो होती है फॉर्मेशन ऑफ हेक्सोजेज 6 कार्बन शुगर का निर्माण। जो 3 PGL है और 3-DHAP है ये दोनों रिएक्ट करके एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6-डाईफॉस्फेट का निर्माण करते हैं या फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का निर्माण करते हैं। यह फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। यहाँ पे एंजाइम काम में आता है फॉस्फेटेज, यानी जो फॉस्फेट बॉन्ड को फॉस्फेट जो मूलक है, फॉस्फेट जो आयन है उसको हटाने का काम करता है फॉस्फेटेज। तो 1,6-डाईफॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6-डाईफॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल देता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो हेक्सोज आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। यह ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में कंडेंस होके सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है, जो फोटोसिंथेसिस का लास्ट प्रोडक्ट है। जो प्लांट के अंदर ये ग्लूकोज कंडेंस होके सुक्रोज के रूप में संग्रहित हो जाता है। अब जो फोर्थ जो पार्ट होता है वो होता है रीजनरेशन ऑफ RUMP, यानी जो RUMP काम में आई थी
उसका रीजनरेशन कैसे होता है। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के कुछ मॉलिक्यूल पीजीएल के साथ रिएक्ट करके 3 PGL के साथ रिएक्ट करके ट्रांस कीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और जाइलुलोज 4 फॉस्फेट में बदल जाते हैं। इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और जाइलुलोज 4 फॉस्फेट में बदल जाते हैं। इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और जाइलुलोज 4 फॉस्फेट में बदल जाते हैं। इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है वो 3 DHAP के साथ है। इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है वो 3 DHAP के साथ एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में सूडोहेप्टुलोज में बदल जाता है। सीडोहेप्टुलोज में बदल जाता है। ये सीडोहेप्टुलोज में बदल जाता है। ये 7 कार्बन शुगर है, सीडोहेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट। ये सीडोहेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट है। ये फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में, क्योंकि ये सीडोहेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट बिसफॉस्फेट होता है, वो अनस्टेबल होता है, वो फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट में बदल जाता है। सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट पुनः सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट और पीजीएल ये दोनों रिएक्ट करके ट्रांस कीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में जाइलुलोज 5 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट ये 5 कार्बन की शर्करा में बदल जाते हैं। ये 2 तरह की 5 कार्बन शर्कराएं हैं। सूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट है जो 7 कार्बन शर्करा है, वो 3 PGL के साथ रिएक्ट करके ट्रांस कीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में जाइलुलोज 5 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट में बदल जाती है। अब जो राइबुलोज 5 फॉस्फेट है वो राइबुलोज 5 फॉस्फेट जो राइबोज 5 फॉस्फेट है, राइबोज 5 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। जाइलुलोज 5 फॉस्फेट फॉस्फोपेंटो एपिमरेज एंजाइम की उपस्थिति में राइबुलोज 5 फॉस्फेट में बदल जाता है। राइबुलोज 5 फॉस्फेट में बदल जाता है। जो राइबोज होता है वो राइबुलोज 5 फॉस्फेट में बदल जाता है, और जो जाइलुलोज होता है, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट होता है, वो भी राइबुलोज 5 फॉस्फेट में बदल जाता है। और राइबोज होता है वो फास्फोपेंटो आइसोमरेज की उपस्थिति में राइबुलोज 5 फॉस्फेट में बदल जाता है। जो राइबुलोज 5 फॉस्फेट है वो वापस RUMP में बदल जाता है। इस प्रकार जो ओवरऑल रिएक्शन में अगर अपन इसकी बायोसिंथेटिक फेज की देखें तो उसमें 6 CO2 प्लस 18 ATP प्लस 12 NADPH2 तीर का निशान 6 C6H12O6 प्लस 18 ADP प्लस 18 फॉस्फेट आयंस, यानी ओवरऑल जो इसकी रासायनिक क्रिया के रूप में, इक्वेशन के रूप में इसको अपन प्रदर्शित करें तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 18 ATP के मॉलिक्यूल और 12 NADPH2 के मॉलिक्यूल ये रिएक्ट करके ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल C6H12O6 प्लस 18 ADP के मॉलिक्यूल और 18 IP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के मॉलिक्यूल इनका निर्माण करते हैं। इस प्रकार से ये जो केल्विन साइकिल है उसका एंड प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज होता है, और वो सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है संघनित होकर। अब अपने फोटोसिंथेसिस की पूरी जो मैकेनिज्म है वो ये जो C3 साइकिल है, ये C3 साइकिल जिन प्लांट्स में पाई जाती है उनको C3 प्लांट्स कहते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका दूसरे कुछ अल्टरनेटिव पाथवे होते हैं, उनका अध्ययन हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आज का व्याख्यान है उसमें हमने C3 साइकिल, केल्विन साइकिल के बारे में अध्ययन किया। आज इतना ही। जय हिंद।
जय भारत।